जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भी एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे जाने की संभावना बिल्कुल होती है। अगर आपने 2018 में पेपर दिए हैं तो जिस भी एग्जाम में राजस्थान जीके से संबंधित 50 प्रश्न अगर रहे हैं तो भूगोल से 8 या 9 प्रश्न पूछे गए हैं और उनमें से एक प्रश्न वन्य जीवों से संबंधित तथा वनों से संबंधित भी पूछा गया है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। वनों से संबंधित हमने सारी बातें कर ली। राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं कमेंट करके बताओ, तथा उसके साथ साथ आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तथा राजस्थान की पहली वन नीति कब हुई ये मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है। अगर आपने खेजड़ली वृक्ष वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वृक्ष की वीडियो जरूर देख लें, आपको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वन्य जीवों से संबंधित, जिसमें राजस्थान में कितने अभयारण्य हैं तथा इसके साथ साथ नेशनल पार्क। और मैं आपको डायरेक्टली ना तो रणथंभौर अभयारण्य पढ़ाने वाला हूं और ना ही कोई दूसरा केवला देव तथा सरिस्का अभयारण्य ये स्टार्ट नहीं करने वाला हूं। मैं आज आप लोगों के लिए बेसिक सी जानकारी जो आपको बहुत ही ज़रूरी है तथा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वहीं से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम उस चीज़ को स्किप कर देते हैं कि यार यहाँ से तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार एग्जाम में वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, जैसे वन्य जीवों से संबंधित कुछ अधिनियम बनाए गए हैं वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तथा कुछ परियोजनाएं लागू की गई है तो वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम सभी बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं तथा ये डेट आपको दिख रही होगी, इस डेट को भी आपको याद करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बेसिक जानकारी देने वाला हूँ जिसमें कितने अभयारण्य बने हुए हैं, कितने नेशनल पार्क बने हुए हैं तथा बाघ परियोजना, मृग वन और इनसे संबंधित सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आप सभी के सहयोग से मेरे 120 से भी अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज का हम टारगेट रखते हैं 130 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वन्य जीवों से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना होता है वन्य जीवों के बारे में, तो सबसे पहले हमें कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ रखनी होती है। जैसे यह कौन सी सूची का विषय है, सूचियों से आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि टोटल कितनी सूचियां हैं। ऑप्शन भी दे दूं तो चलो मुझे बताओ, 11 सूची हैं, 12 सूची हैं, 13 सूची हैं या 14 सूची है। यह थोड़ा संविधान का विषय है, अगर आप लोगों ने उसे पढ़ रखा है तब आपको ये सारी जानकारी पता होगी। अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तथा टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो प्रश्न पूछना चाहूँगा। सबसे पहला प्रश्न मेरा है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। आप कमेंट करके बता सकते हो। विश्व वन्य जीव दिवस। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिवसों से संबंधित मैंने पिछली वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको पूरे वर्ष के इंपॉर्टेंट डेट्स तथा उस तारीख में कौन सा दिन मनाया जाता है इसकी भी मैंने आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड कर दी है। अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देखिए। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तब मैंने ये सारी PDF मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर तथा टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी है और दोनों ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तथा एक और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मुझे बताओ इसके बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन आप लोगों के लिए राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तथा उसके साथ साथ हमारा राज्यपाल। इन चारों में से अध्यक्ष कौन होता है राष्ट्रीय बोर्ड का, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले थे सबसे पहले सूचियों से संबंधित कि अब जो ये वन्यजीव वाला विषय है यह किस सूची में रखा गया है। राज्य सूची का विषय है या समवर्ती का विषय है या इसके साथ साथ एक और कौन सी सूची है बताओ मुझे कमेंट करके। 3 सूचियां हैं, यह तीनों सूचियां 7वीं सूची में रखी गई है। टोटल आप लोगों को बता देता हूं, टोटल 12 सूचियां होती है। उसके साथ साथ हम जो बात करने वाले हैं समवर्ती सूची तथा राज्य सूची और उसके साथ एक और सूची है, और यह सूची 12 में से 7वीं वाली सूची में आती है। अब 7वीं सूची में यह 3 उप सूचियां हैं, जैसे समवर्ती सूची, राज्य सूची। अब बात करते हैं इसकी सूची से संबंधित आपको क्या फैक्ट याद रखना है कि मूलतः यह विषय तो राज्य सूची का था। कौन सी सूची का था मूलतः यह विषय? राज्य सूची का विषय था।
परंतु 1976 में जब संविधान का 42वां संशोधन हुआ और उस संशोधन में इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के विषय में शामिल कर लिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। इस लाइन से आपको क्या बात याद रखनी है? सबसे पहले यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ और उस संशोधन में इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। अब समवर्ती सूची में क्या होता है? इसके जो अधिनियम तथा इसके जो कानून बनते हैं, यह राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी क्लासों में डायरेक्ट रणथंभौर से स्टार्ट कर दिया जाता है, डायरेक्ट भाग परियोजना से स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन बेसिक चीज़ आपको कोई नहीं बताता और यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए और जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए ताकि वह भी अपनी बेसिक नोट्स क्लियर कर सकें। तथा सूची के बाद जैसे हम आ जाते हैं कि हमें और कौन सी बातें याद रखनी होती है, तो मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें कुछ सुरक्षा अधिनियम बनाए गए तथा संरक्षण अधिनियम बनाए गए। ये नाम आपको याद रखना है, सुरक्षा अधिनियम और संरक्षण अधिनियम। दोनों में फ़र्क होता है, दोनों अधिनियमों की तारीखें अलग अलग हैं। आपको सारे सन में याद करवा दूंगा, आप मेरे साथ पूरा वीडियो को देखते रहिए। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई? अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछली वीडियो में दे रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए एक बार। तथा आगे हम बात करते हैं कि वन्य जीवों से संबंधित कौन कौन से अधिनियम तथा वह अधिनियम किस सन में बनाए गए। यह इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसे अपने नोटबुक में मेरे साथ नोट करते चलिए तथा आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप सभी को जानकारी अच्छे से दिख रही है? नहीं भी दिख रही है तो मुझे कमेंट करिए ताकि इस गलती को मैं अगली वीडियो में सुधार सकूं। तो सबसे पहले वन्य जीवों से संबंधित जो सुरक्षा अधिनियम बनाया गया, यह बना था 1950 ईस्वी सन में। क्या आपको याद रखना है? सन 1950। 1950 में क्या हुआ? 1950 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। अब मैंने आप लोगों को बताया इसके कानून अधिनियम कौन बनाते हैं? राज्य सरकार भी बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है। तो इस अधिनियम का आपको सन याद रखना है। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम यह कब बनाया गया, तो आपको याद रखना है 1950 ईस्वी सन में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 1951 ईस्वी सन में राजस्थान सरकार के द्वारा ही एक अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम का नाम था पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम। सुरक्षा और संरक्षण, यह शब्द आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहीं से आप लोगों को कंफ्यूज किया जाएगा। आगे जब मैं आपको भारत के अधिनियम बताऊंगा तब आप भारत और राजस्थान से संबंधित दोनों अधिनियमों में ज़रूर कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए थोड़ा सा इसे ध्यान से याद रखें। सुरक्षा और संरक्षण ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको अभी तक क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहला प्रश्न पूछा था, वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओगे। तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था यह किस सूची का विषय है, तो हमने देखा यह मूलतः तो राज्य सूची का विषय है, लेकिन 1976 में जब संविधान का 42वां संशोधन किया गया तो उस संशोधन में इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया और समवर्ती सूची में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी इनसे संबंधित अधिनियम व कानून बना सकती है। उसके बाद हम बात कर रहे थे राजस्थान में वन्य विभाग की स्थापना कब हुई? आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। आपको ऑप्शन दे देता हूं, 1950, 1951, 1952 या 1955। चलो मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। अब मुझे आप इन चारों में से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तथा आपको 2 अधिनियम जो राजस्थान से संबंधित है ये याद रखना है। सबसे पहली तारीख 1950 ईस्वी सन और दूसरा आपको याद रखना है 1951 ईस्वी सन। इन दोनों साल में 1950 में बनाया गया सुरक्षा अधिनियम तथा 1951 में बनाया गया पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम। यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि यहाँ तक की जानकारी हमें समझ चुकी है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता के बाद 7 नवंबर 1925 को राजस्थान में 5 रियासतकालीन शिकार गृह को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया। जैसे आप सभी को पता है राजस्थान राजा महाराजाओं के लिए प्रसिद्ध है और राजा महाराजाओं का सबसे प्रसिद्ध कार्य क्या होता था?
शिकार करना और वह शिकार करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते थे और इसी कारण वन्य जीवों की संख्या राजस्थान में कम हो रही थी। तो यही सारी चीजें देखते हुए राजस्थान सरकार ने 5 रियासतकालीन शिकार गृहों को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य में क्या फर्क होता है? किसी को पता है तो आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य में क्या फर्क होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और यह 5 रियासतकालीन शिकारगाह कौन कौन से थे तो आपको याद रखना है रणथंभौर। और रणथंभौर आप सभी को पता है ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। रणथंभौर के चौहान वंश से संबंधित आप लोगों से मैं 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक आप लोग मुझे बता सकते हो तथा रणथंभौर का वह कौन सा शासक है जिसकी आन बान शान के लिए रणथंभौर जाना जाता है। आप मुझे अपने आंसर कमेंट करके बताओ। तथा राजस्थान का पहला शाखा ये भी यहीं पर हुआ है रणथंभौर में। 1301 जल जौहर कौन से तालाब में, कौन सी रानी तथा उनकी बेटी कौन सी थी, वह शासक कौन सा था तथा उन्होंने किसके विरुद्ध युद्ध किया था, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोगों को पता है तो आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। कमेंट करने के लिए मैं क्यों कहता हूं, जैसे ही मैंने आप लोगों को प्रश्न पूछे अगर आपको उनसे संबंधित जानकारी पता थी तब वह सारी बातें आप लोगों के माइंड में आ गई होगी। अब आप उसे जब कहीं लिखोगे तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कमेंट करो। चलो अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं अपने पास जरूर नोट करें। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो वहां पर भी इस जानकारी को लिखते रहिए। अब जैसे सरिस्का आप सभी को पता है अलवर में है। और दर्रा अभयारण्य जिसका वर्तमान में नाम है मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, और ये कहाँ पर है, कोटा में। इसके पहले इसका एक नाम और रखा गया था राजीव गांधी। तो ये आप मुझे बता सकते हो कब रखा गया था तथा मुकुंदरा हिल्स ये कब रखा, ये सारी जानकारी आप लोगों को पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हमारे अंत के 2 शिकारगाह यह था केसरबाग और वन विहार। यह कौन से जिले में है तो ये हमारे धौलपुर जिला, सबसे पूर्वी वाला जिला तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। लेकिन मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा, एक बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था कि जैसलमेर जो है यह धौलपुर से कितने गुना बड़ा है। अब आगे हम बात करने वाले हैं, जैसे राजस्थान की सरकार ने भी कुछ अधिनियम बनाए, उसी के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा भी कुछ अधिनियम बनाए गए। तथा आप सभी को पता है 1972 में बाघ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। तो वो सबसे पहले कहाँ पर की गई, और आप लोग मुझे बताओ कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा बाघ कौन से राज्य में पाए जाते हैं। मैं भारत के अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तथा हमारे राजस्थान का बाघों की संख्या में कितना स्थान है, यह 8वां स्थान है जो हमारा राजस्थान बाघों की संख्या के अनुसार रखा गया है। तो आप लोग मुझे सबसे पहले का बता सकते हो। तथा दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटक। कौन सा आता है, कर्नाटक। यहाँ पर कितने बाघ पाए गए हैं तो कर्नाटक में 524 बाघ मौजूद हैं। तथा सबसे पहला वाला आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। और 8वें स्थान पर आता है हमारा राजस्थान। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से अधिनियम बनाए गए उनसे संबंधित हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सन था 1972 वाला, और 1972 में ही भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। भारत सरकार ने क्या किया, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया, जबकि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम यह हमारी राजस्थान सरकार 1950 में ही बना चुकी थी। और पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम यह हमारी राजस्थान सरकार 1951 में ही बना चुकी थी। भारत सरकार ने कब बनाया आप लोगों से पूछा जाएगा तो 1972 में बनाया। और आप सभी को पता है 1973 में ही भारत सरकार ने बाघ परियोजना प्रारंभ की थी। आप सभी को पता होगा कि बाघ संरक्षण परियोजना प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तब हम उनका नाम लेते हैं, डॉक्टर कैलाश सांखला। ये नाम आपको याद रखना ही है, कैलाश सांखला जी का नाम आपको याद रखना है। तथा उसके साथ साथ इनके उपनाम भी है, वो भी आपको याद रखना है। इनका उपनाम द टाइगर मैन ऑफ इंडिया,
तथा इन्हें भारतीय बाघ पुरुष भी कहा जाता है। ये दो नाम तो आपको याद रखना ही है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जैसे एग्जाम में आप लोगों को अगर प्रश्न पूछ लिया कि द टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तब तो हम ऑप्शन में लगा देंगे कैलाश सांखला जी को। लेकिन सेकंड नंबर, मतलब अगर ऑप्शन में कैलाश सांखला नहीं दिया गया हो तो फिर हम किसे द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहेंगे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तथा कैलाश सांखला जी को ही 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आप लोगों को याद रखना है, इन्होंने टाइगर से संबंधित एक पुस्तक भी लिख रखी है। उस पुस्तक का नाम है द टाइगर रिटर्न। ये आपको याद रखना था। तथा कैलाश सांखला जो हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कैलाश सांखला का संबंध किस जिले से है, तो यह हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं। और कैलाश सांखला से संबंधित 3-4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। 1992 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया तथा इनकी एक पुस्तक थी द टाइगर रिटर्न, वो आपको याद रखना है। इन्हें भारतीय बाघ पुरुष कहा जाता है तथा द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि मुझे बताओ सेकंड नंबर के द टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उनका संबंध रणथंभौर अभ्यारण्य से है। तो अगर आप लोगों को जानकारी पता है तब आप कमेंट जरूर करें। तथा आप लोगों को अगर ये जानकारी भी अच्छी लगती है तो अब आप इसे अपने दोस्त में शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। तथा उसके बाद हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। इसे राजस्थान में कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। यह अधिनियम राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया। यह जानकारी आप कहीं अपने पास नोट कर ले तथा इसे बार बार पढ़ते रहिए। इसे याद करने का सिंपल तरीका है, इसे आप हफ्ते में या फिर 3-4 दिनों में एक बार जरूर पढ़ें। क्योंकि हम 1950 से कितनी सारी जानकारी याद रखेंगे, 1951 से आप कितनी सारी जानकारी याद रखोगे। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, आप इसे बार बार पढ़ते रहें या फिर कहीं ना कहीं इसे लिखते रहें। क्योंकि लिखी हुई बात हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है। और किसी ने सही कहा है कि 10 बार पढ़ना और 1 बार लिखना, यह दोनों चीज़ें एक बराबर की होती है। इसीलिए आप जब भी पढ़ते हो कहीं ना कहीं अपने पास रफ नोटबुक लेके बैठो और उसमें सारी चीज़ें लिखते जाओ। तथा जो जो चीज़ें हमें उस समय याद आती है उन्हें भी नोट करते चलो। इससे क्या होगा, आपकी लिंकिंग स्टडी अच्छी होगी तथा आपको एक जानकारी के साथ अनेक जानकारी याद रहेगी। इसके आगे हमें क्या देखना था? इसके आगे जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि राजस्थान में वर्तमान में कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने बने हुए हैं तथा उसके बाद अभयारण्य कितने बने हुए हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आखेट क्षेत्र कितने हैं। आखेट मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, वह क्षेत्र है जहां पर शिकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद जंतुआलय, आप सभी को पता है अपने रिश्तेदार वहीं पर हैं। मृग वन, ये भी आप लोगों को बताऊंगा मृग वन कितने हैं। कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी बात करेंगे। इसके बारे में बहुत सारे पुस्तकों में अलग अलग आंकड़े मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन याद रखना है यह राजस्थान में सिर्फ 11 ही बने हुए हैं। कहीं पर 13 मिल जाएंगे, कहीं पर 12 मिल जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है यह 11 ही बने हुए हैं। उसके बाद बाघ संरक्षण परियोजना, यह 3 बनी हुई है। कहाँ कहाँ पर? तो रणथंभौर, ये आप सभी को पता है। और उसके बाद सरिस्का और उसके बाद मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स से संबंधित मैं आपको सारी जानकारी अच्छे से देने वाला हूँ। तथा रणथंभौर से संबंधित आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तथा इसके जो बाघों के नाम है ना, T18, T24, T28, ऐसे इसके नाम हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा उस संबंधित। तथा करंट की चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर कौन से बाघ की मृत्यु हो गई। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार राजस्थान में जो बाघ हैं इनकी भी संख्या मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मेरी कल वाली वीडियो को भी देखना मत भूलिए। बहुत दिनों से आप लोगों के लिए राजस्थान की वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ दूसरे कामों में था, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अब रोज एक वीडियो आप लोगों को मिले। तो कल हम बात करेंगे रणथंभौर से संबंधित तथा उसके साथ साथ केवला देव से संबंधित भी अगर हम कुछ बातें कर सकें तो करेंगे, नहीं तो रणथंभौर ही मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तथा रणथंभौर का इतिहास भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इतिहास 1301 अलाउद्दीन खिलजी तथा हम्मीर देव चौहान जिनसे संबंधित एक वाक्य कहा जाता है। किसी को पता है वो वाक्य? बताओ मुझे कमेंट करके कि हम्मीर अपने हट के लिए पहचाना जाता है। हम्मीर हट तिड़िया तेल चढ़े ना दूजी बार। इस वाक्य को आप पूरा कमेंट बॉक्स में लिखें। तथा रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे? गोविंद देव। उनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध था अजमेर से। अजमेर की इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध है अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय के ये पुत्र थे। सारी चीजें हम कल बात करेंगे। और रामसर साइट कितनी है राजस्थान में? तो 2 रामसर साइट हैं, जिसमें से पहली आप सभी को याद है केवला देव और दूसरी है
सांबर झील। सांबर झील मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, उसके संबंधित जितनी भी जानकारी बनती थी मैंने सभी उस वीडियो में डिस्कस कर रखी है। आप लोग मुझे बताओ कि सांबर झील का निर्माण किसने किया था, तथा वह शिलालेख का नाम भी बता सकते हो कि किस शिलालेख के अनुसार ये सारी जानकारी हमें मिलती है। और सांबर झील से हमें याद रखना था, यहीं पर चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, तथा उसके साथ साथ देवयानी का मंदिर बना हुआ है। देवयानी का मंदिर जिन्हें तीर्थों की नानी कहा जाता है, तथा उसके साथ साथ आप मुझे कमेंट करके बताओ तीर्थों के मामा किसे कहा जाता है, तथा तीर्थराज किसे कहा जाता है। सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मृगवन कितने हैं राजस्थान में? मृगवन राजस्थान में 7 बने हुए हैं, और जंतु वाले राजस्थान में 5 बने हुए हैं। 5 कहाँ कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और उसके बाद एक बीकानेर में बना हुआ है। पांचों के नाम भी मैंने आप लोगों को बता दिए, तथा उसके साथ साथ इनके सन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह कौन से सन में बनाए गए। तो जब मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। और आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? तो 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। तथा आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तब हम आंसर लगाते हैं जोधपुर जिला। और यही प्रश्न 2 अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है और उसके बाद सबसे कम क्षेत्र कौन सा है। तब आप मुझे इन क्षेत्र के नाम कमेंट करके बताओगे। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट ज़रूर करें, अगर नहीं पता है तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और हम आने वाली वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, कौन कौन से? रणथंभौर तथा केवला देव और उसके बाद तथा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह 3 राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं राजस्थान में, और 26 यह वन्य अभयारण्य बने हुए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या फ़र्क होता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं हर एक की कमेंट पढ़ूंगा तथा उसका जवाब भी दूंगा। और अगर नहीं पता है तो आप बिल्कुल लिखें कि हमें नहीं पता है, ताकि मैं कल की वीडियो में इसकी भी जानकारी आप लोगों को दे सकूं। तथा आज का हमारा टारगेट है 130 सब्सक्राइबर का, तो अब आप इसे जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करिए। तथा आपके भी कोई अगर ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, तब आप उसे वहाँ पर शेयर करें। जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जानकारी कैसी थी ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। आज हमने सिर्फ बेसिक डिस्कस किया, लेकिन बेसिक से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जानकारी आपको कैसी भी लगी हो, अच्छी लगी, बुरी लगी, अगर कुछ कमियां रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तथा कुछ सजेशन हो आप लोगों के तो वह भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।